हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुष्पी पादपों की शारीरिकी के बारे में देख रहे हैं, है ना। इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊतक तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? ऊतक तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर यदि हम बात करें, है ना, ऊतक तंत्र है तो बड़े बड़े प्राणियों, पादपों तथा जंतुओं दोनों में रचनात्मक समानता, मतलब इनमें क्या मिलती है? सिमिलैरिटीज मिलती है। किसमें? बड़े बड़े जो प्लांट्स है ना, और एनिमल्स हैं उनके अंदर, तथा बाह्य बाह्य आकारिकी में भिन्नता मिलती है, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी में। किसके अंदर? जो बाहर से चीजें देख रहे हैं, लिखा ना, बाह्य आकारिकी में भिन्नता देख सकते हैं। मतलब उनकी शारीरिकी में हम उनके जो बाहर से जो हम देख रहे हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके अंदर क्या भिन्नता मिलेगी? आंतरिक रचना, उनकी आंतरिक संरचना में समानता और भिन्नता मिलेगी, है ना। तो हम बोल रहे हैं इस प्रकार जब हम भीतरी रचना, उनकी आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। जब हम बड़े जंतु या पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तब हमें क्या क्या पता चलता है? उनमें समानता और भिन्नताओं का पता चलता है। तो ये बोला पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पादप, कौन से पादप है? उच्च पादपों में भीतरी रचना मतलब एनाटॉमी तथा कार्यात्मक, अंदर की रचना तथा उसका कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। उनकी भीतरी रचना, अंदर की रचना और क्या कार्यात्मक, क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी रचना के अध्ययन को शारीरिकी कहते हैं। शारीरिकी कहते हैं एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अगर हम किसी भी प्लांट की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। किसी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसकी भी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी, शारीरिकी। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। देखो पौधे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवित हैं उनकी सबकी आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिका से फिर आगे क्या होता है? कोशिका होती है। कोशिका से आगे क्या आता? ऊतक आता है। क्या आते हैं? ऊतक आते हैं। और ऊतक से आगे अगर जाएंगे तो क्या आएगा? ऊतक तंत्र आएगा। क्या आ जाएगा? ऊतक तंत्र आता है। क्या आता है? ऊतक तंत्र आता है। चीजें क्लियर है? ऊतक से आगे फिर क्या आ जाएगा? ऊतक तंत्र आ जाता है। तो यही है, कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। मतलब कोशिकाएं जो रहती हैं वो मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर क्या होता है? ऊतक तंत्र। और ऊतक तंत्र से क्या बनता है? पादप बनता है। क्या बनता है? पादप का शरीर बनता है। तो कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। बिल्कुल सही है, उनकी भीतरी संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। कैसे? जैसे अगर कोई पादप है, जलोदबिद है, पानी में रहता तो उसकी आंतरिक संरचना में अंतर होगा। अगर कोई पादप है जो डेजर्ट में, मरुस्थल में रहता, मरुद्भिद, तो दोनों की आंतरिक संरचना में अंतर होगा। मरुद्भिद पादप जो बहुत कम पानी में रह रहा है, जलोदभिद पादप जो बहुत ज्यादा पानी में रह रहा है। आ गया? तो इनकी आंतरिक संरचना में हमें क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब पुष्पी पादप। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म मतलब जो पुष्पी पादप है, पुष्पी पादपों को दो उसमें डिवाइड किया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों की आंतरिक संरचना में क्या होता है? भिन्नता होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलता भी दर्शाती है। बिल्कुल सही है। मतलब आप भीतरी संरचना से पता लगा सकते हो कि ये प्लांट कौन से वातावरण में रहता है या क्या चीज है। कैसे? मैंने बोला सर, मैंने बोला ना कि जो मरुद्भिद है, जो मरुस्थल में रहते हैं, उनकी आंतरिक संरचना अलग होगी। जो जलोदभिद, जो जल में रहते हैं, उनकी आंतरिक संरचना अलग रहती है। तो ये पॉइंट बता रहा है, ये भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी, एडेप्टेशन भी दर्शाती है। चीजें क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट में लिखा। और ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीजें समझ में आ गई? तो जो ऊतक तंत्र है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना देखेंगे। आंतरिक संरचना, फिर हम बात करें तो जो पादप है, पादप की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक बनेंगे। ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक तंत्र बनेगा। और ऊतक तंत्र से क्या मिलकर क्या बना है? पादप बने हैं। चीजें क्लियर है? अब हम यहां से आगे देख रहे हैं। अब ऊतक तंत्र की बात करें तो पादपों में जो ऊतक तंत्र है, आ गया, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखो,
रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। किसके आधार पर? रचना तथा स्थिति के आधार पर, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के आधार के बेसिस पर ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, मतलब मैं यहां पर बात करूं तो 3 ऊतक तंत्र। एक कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल, बाह्य त्वची, क्या बोलेंगे? एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कौन सा टिश्यू सिस्टम है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। दूसरा टिश्यू सिस्टम इसके अंदर कौन सा आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जिसको इन्होंने क्या बोला? भरण या मौलिक। क्या बोला? भरण या मौलिक ऊतक तंत्र। तो दूसरा कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो ये ग्राउंड टिश्यू आ गया। कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना। तीसरा अगर यहां पर हम बात करते हैं तो कौन सा? संवहनी, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा है? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है। तो कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम हो गए? 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हो गए। कौन कौन से हैं? बाह्य त्वची, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड भरण ऊतक टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर संवहन ऊतक तंत्र। चीजें क्लियर है? तीनों में है। अब देखो इन तीनों में अगर हम बात करते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। इसके उसमें लिखा है एपिडर्मल, बाह्य त्वची। ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, किसी भी प्लांट की प्लांट कवरिंग बनाता है, बाहरी कवरिंग बनाएगा। जिससे तने, स्टेम की कवरिंग है, लीफ की कवरिंग है, रूट की कवरिंग है, बाहरी आवरण बनाता है। कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। दूसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर मतलब संवहन ऊतक तंत्र, संवहन करता, मतलब कौन? प्लांट में संवहन का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट हो गए? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के। अच्छा, इन दोनों को छोड़कर, किसको? एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर जितना भी जो बचा है वो सब किसके अंदर आता है? भरण ऊतक तंत्र में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मतलब किसी भी प्लांट की प्लांट बॉडी, जैसे तने की संरचना की बात करें या पत्ती की बात करें, तो उसकी संरचना में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो सबसे ज्यादा कौन होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे ज्यादा मिलता है। चीजें क्लियर है? अब यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एक डायग्राम से आपको पूरा बता रहा हूं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बात करें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 चीजें आती है। कौन आता है? 3 चीजें आती है ना। 3 चीजों में क्या आता है? सबसे पहला इसके अंदर आता है एपिडर्मिस। कौन आती है? एपिडर्मिस इसके अंदर आती है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आ रही है? एपिडर्मिस आ रही है ना। एपिडर्मिस के बाद सेकंड अगर इसमें हम बात करते हैं तो आते हैं स्टोमेटा। कौन आते हैं? स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा आते हैं। और थर्ड वन इस बात करें तो एपिडर्मल अपेंडेजेस, बाह्य त्वची उपांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल, क्या बोल रहा हूं? एपिडर्मल अपेंडेजेस, बाह्य त्वची उपांग। कौन आ जाएंगे? बाह्य त्वची उपांग आ जाएंगे। कौन कौन है? एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है और एपिडर्मल अपेंडेजेस है। एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा है। क्या बोल रहे हैं? बाह्य त्वचा है। स्टोमेटा को स्टोमेटा ही बोलते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस को हम क्या बोलेंगे? बाह्य त्वची उपांग। क्या है? बाह्य त्वची उपांग है। ये सब चीजें किसके अंदर मिलती हैं? इसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है। अब इसमें पहला हम देख रहे हैं एपिडर्मिस। किसकी बात करें? एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के बारे में अगर हम बोलें तो एपिडर्मिस जो होती है सबसे बाहरी परत होती है। किसी भी पादप के शरीर की सबसे बाहरी परत कौन सी कवरिंग कौन बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस सबसे बाहर की कवरिंग बनाती। तो ये क्या हो गई है? एपिडर्मिस हो गई। देखो एपिडर्मिस की जो सेल है इसके ऊपर क्यूटिकल की परत मिलती। किसकी लेयर मिलती है? क्यूटिकल की लेयर मिलती। किसमें? एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस के ऊपर काय की कवरिंग मिलेगी? क्यूटिकल की कवरिंग मिलेगी। क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल क्या काम करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और ये क्या है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर, एक परती होती है। कैसी है? एक परती है ना। अच्छा, कोशिका का जो आकार है सिंगल लेयर। अच्छा, ये जो कोशिका है इस कोशिका के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें मिलेगी
वैक्यूल, बड़ी सी वैक्यूल मिलेगी, इसके अंदर बड़ी सी रिक्तिका मिलेगी। तो ये हमें क्या मिल रही है, बड़ी सी रिक्तिका मिल रही, किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर बड़ी सी रिक्तिका मिल रही है। और ये रिक्तिका लार्ज वैक्यूल है, क्या है ये, लार्ज वैक्यूल, बड़ी रिक्तिका है, लार्ज वैक्यूल। इस बड़ी रिक्तिका होने के कारण, क्या बोल रहा हूं, इस बड़ी रिक्तिका के होने के कारण ये जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य सेल वॉल के यहाँ पर होता है, ये कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में होता है, ये पतली परत के रूप में है, लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की ये कवरिंग है ना, ये लाइनिंग के रूप में पेरीफेरी में है। चीजें क्लियर है, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्या है ये, साइटोप्लाज्म में। तो चीजें क्लियर है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। एपिडर्मिस कैसी होती है, एक परत होती है, एक परती, तो ये एक परती है, इनके बीच में कोई भी अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है, लगातार परत होती है, मतलब अखंडित परत है। फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, रिक्तिका होने के कारण कोशिका द्रव्य परिधि, मतलब कोशिका द्रव्य पतली लाइनिंग के रूप में, लाइन के रूप में होता है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस काय की बनी होती, पैरेन्काइमा, किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। एपिडर्मिस काय की बनी है, पैरेन्काइमा की बनी है। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र का सबसे बाहरी आवरण, इसके अंतर्गत बाह्य त्वचा आती है, हमने देख लिया बाह्य त्वची रंध्र आते हैं, है ना, बाह्य त्वची उपांग आते हैं, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वची कोशिकीय रंध्र आते हैं और बाह्य त्वची उपांग आते हैं, तीन चीजें आती है, जिसको मूल रोम आते हैं ना, मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वची उपांग में मूल रोम है ना। तो इसके अंदर देख ले, यहाँ पर बाह्य त्वची उपांग में दो चीजें आती है, मूल रोम, कौन है इसके अंदर, मूल रोम है, और कौन आता है, ट्राइकोम, कौन आता है, ट्राइकोम, मूल रोम आते हैं, और कौन आता है, ट्राइकोम इसके अंदर आता है। चीजें क्लियर है। अच्छा, बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है, जो बाह्य त्वचा उसके नाम में लिखा है, बाहरी आवरण बनाती, बाह्य त्वचा होती, इसकी कोशिकाएं लंबी होती, इलॉन्गेटेड है, देख लो इलॉन्गेटेड, और एक दूसरे से सटी हुई होगी, और एक अखंडित परत बनाती, कैसी परत बना रही है, अखंडित, ये सटी हुई रहेगी, इलॉन्गेटेड, लंबी है ना। अच्छा, पैरेन्काइमा की बनी है, अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह होती, एकल सतह है। बाह्य त्वचा कोशिकाएं पैरेन्काइमा की बनी होती, ये भी लिख लिया। इसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में है, क्यों, क्योंकि बड़ा वैक्यूल है और ये लाइनिंग बना रहा है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है, बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की मोटी परत होती है, मोम की मोटी परत है, ये देख लो, ये क्यूटिकल है, ये मोम की मोटी परत है, ये क्यूटिकल है। ये क्या करती है, जल की हानि को, पत्ती से जल की हानि को रोकती है, क्या करती है, पत्ती से जल की हानि को रोकेगी, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, पानी की हानि को क्या करती, पत्ती से या तने से, तने के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, तो वो जल की हानि को रोकेगी। लेकिन किस पे नहीं होगी, मूल रोम पर नहीं होगी, मूल पर क्यूटिकल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मूल रोम का काम है जल को अवशोषित करना, अगर उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर आ जाएगी तो जल अवशोषण नहीं होगा। तो एक पॉइंट याद रखना है, क्यूटिकल की परत किसमें नहीं पाई जाती है, तो क्यूटिकल की परत मूल रोम पर, रूट पर नहीं पाई जाती है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। तो यहाँ पर बाह्य त्वचा फिनिश हो गई। बाह्य त्वचा में हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस काय की बनी है, पैरेन्काइमा की बनी है, कैसी होती है, एक परती होती है, अखंड लेयर, अखंडित लेयर है। आगे बीच में क्या होता है, बड़ी वैक्यूल होती है। कोशिका द्रव कहाँ होता है, परिधि की ओर, परिधि में होता है, लाइनिंग के रूप में होता है। शेप कैसा होता है, ड्रम के आकार की, इलॉन्गेटेड, लंबी होती है, ड्रम की या ढोलक के जैसी होती है। इसके ऊपर काय की परत होती है, क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल काय का बना, वैक्स का मोम जैसा पदार्थ है। क्या काम करता है, जल की हानि को रोकता है। क्या करता है, जल की हानि को रोकता है। क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होगा, क्यूटिकल एब्सेंट होगा किसमें, जड़ में, जड़ की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल नहीं पाया जाता। यहाँ पर एपिडर्मिस पूरी फिनिश हो जाती है। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्टोमेटा का डायग्राम बताता हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। स्टोमेटा में, स्टोमेटा बहुवचन है और स्टोमा
एक वचन है ना, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टोमा। स्टोमा मतलब क्या होता है? एक वचन। चीजें क्लियर है? अब स्टोमा की बात करें तो स्टोमा में, स्टोमेटा में या स्टोमा में गार्ड सेल होती है जिनको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। ये जो द्वार कोशिकाएं दो होती है भाई, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है आंतरिक भित्ति? मोटी होती। जो आंतरिक परत है वो कैसी है? मोटी है। चीजें क्लियर है? तो जो आंतरिक भित्ति है, ये द्वार कोशिकाएं, इसकी क्या है? इनर लेयर है। आंतरिक भित्ति है, भीतरी भित्ति है, इनर लेयर है। और ये कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है, बाहरी भित्ति है ना। तो दो चीजें हैं, एक कौन सी लेयर आ गई है? आउटर, बाहरी परत, और एक कौन सी है? भीतरी परत है। जो बाहरी परत है ये कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती। जबकि जो आंतरिक परत है ये कैसी होती है? मोटी होती है। आंतरिक परत मोटी होती है, बाह्य परत पतली होती है। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर हमें नाभिक मिलेगा। ये क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के साथ बात करें तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। हरित लवक है। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है। फ्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। चीजें क्लियर है? यहाँ पर इसको हम बोले तो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। आ गया? क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर है ये। कौन सा पोर है? स्टोमेटल पोर है। अच्छा, इसके बाहर मतलब ये क्या हो गई? ये कौन सी सेल है? ये इसको हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। गार्ड सेल या द्वार कोशिका। क्या बोल रहे हैं? द्वार कोशिका है। कौन सी कोशिका है ये? द्वार कोशिका है। इस द्वार कोशिका का शेप कैसा होता है? किडनी के आकार का या बीन शेप्ड। कैसे आकार होता है? किडनी या बीन की बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड होती है। लेकिन यहीं पर बात करें घास के अंदर, ग्रासेस के अंदर, किसके अंदर बात करें? ग्रास में कैसी होती है? डंबल शेप्ड होती है। डंबल के आकार की होती है। कैसी होती है? डंबल के आकार की। किसके अंदर? किसके अंदर डंबल के आकार की है? घास के अंदर। घास, घास जो है ना डंबल के आकार, घास के अंदर ये जो गार्ड सेल कैसी होगी? डंबल के आकार की होगी। डंबल के आकार की मतलब यहाँ पर मैं डंबल बना रहा हूँ। डंबल तो आपने देखा ही होगा, बाइसेप ट्राइसेप, जानते हो ना, ये डंबल है। तो डंबल के आकार की होती है घास के अंदर। तो ये गार्ड सेल है। अच्छा, इस गार्ड सेल के बाहर गार्ड सेल से सटी हुई सेल होती है। गार्ड सेल से लगी हुई सेल है। ये गार्ड सेल से लगी हुई जो सेल है, ये जो गार्ड सेल से लगी हुई सेल है, इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी सेल। कौन सी सेल बोलेंगे? सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल से लगी हुई सेल होती है। सब्सिडियरी सेल बोलेंगे इसको हम, है ना। सब्सिडियरी सेल है। कौन सी कोशिका है ये? सब्सिडियरी कोशिका है या सहायक कोशिका बोलेंगे हिंदी में इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, है ना। कौन सी कोशिका है ये? सहायक कोशिका है। चीजें क्लियर है? सहायक कोशिका के बाहर और सेल लगी रहती है। सहायक कोशिका के बाहर बात करें तो ये सेल है, इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वची कोशिका, एपिडर्मल सेल। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य त्वची कोशिका, एपिडर्मल सेल, बाह्य त्वची कोशिका। ये बाह्य त्वची कोशिका है। बाह्य त्वची कोशिका। चीजें क्लियर हो रही है? तो ये स्टोमेटा, एक स्टोमेटा का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये हमें क्या मिल रही है? द्वार कोशिका मिल रही है। द्वार कोशिका की आंतरिक परत मोटी होती है, बाहरी परत पतली होती है। द्वार कोशिका ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होती है। द्वार कोशिका के अंदर ये जो स्टोमेटल पोर है, रंध्र छिद्र है, क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र है। रंध्र छिद्र किससे घिरा है? द्वार कोशिका से घिरा है। द्वार कोशिका किडनी या बीन के आकार की होती, किडनी के आकार की या बीन शेप्ड होती। ग्रास के अंदर डंबल के आकार की होती। कैसी होती है? डंबल के आकार की होती। गार्ड सेल के अंदर ये जो है
एक नाभिक होता है, इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। गार्ड सेल, गार्ड सेल से सटी हुई, गार्ड सेल से सटी कोशिका जिनको बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका फोटोसिंथेसिस नहीं करती क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सहायक कोशिका से सटी हुई कौन सी है? बाह्य त्वची कोशिका है। चीजें क्लियर? अच्छा, सभी चीजें, ये जितनी भी सेल है, ये जो बाह्य त्वचा की कोशिका है वो थोड़ी रूपांतरित हो गई और क्या बन गई? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका की कुछ सेल स्पेशलाइज, ये जो बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं और विशिष्ट हो गई है। बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं विशिष्ट हो गई जिनको हमने सहायक कोशिका बोल दिया। बाह्य त्वचा की ही कोशिकाएं विशिष्ट हो गई और वो क्या बना लिया? गार्ड सेल। तो अगर आपसे पूछे गार्ड सेल क्या है, तो गार्ड सेल बाह्य त्वचा की ही कोशिकाएं जो विशिष्ट रूप से रूपांतरित हो गई हैं, इन्हीं को हम गार्ड सेल कहते हैं। चीजें क्लियर है? गार्ड सेल स्टोमेटा के, स्टोमा की या स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां से अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में हमें क्या क्या मिल रहा है देख लें। रंध्र ऐसी रचना जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही है। पत्ती से, इस पत्ती से, पत्ती से पत्ती में स्टोमेटा और स्टोम, इस छिद्र से जल की जलवाष्प के रूप में हानि होती। किसके रूप में? जल किसके रूप में? जलवाष्प के रूप में जो हानि होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन, दूसरी बात तो वाष्पोत्सर्जन इससे होता है। दूसरा, इससे CO2 गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती। गैस का जो विनिमय है वो इसके द्वारा होता है। मतलब वाटर की जल की जलवाष्प के रूप में हानि, है ना, इसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। दूसरा, गैसों का विनिमय। कौन सी गैस? CO2 इसके अंदर जाती है और ऑक्सीजन इससे बाहर आती है। इसके विनिमय को ये नियंत्रित करता है। स्टोमेटा का काम है। स्टोमेटा क्या काम है? वाष्पोत्सर्जन और क्या काम है? गैसों का विनिमय। चीजें क्लियर? तो स्टोमेटा की क्रियाविधि को कौन नियंत्रित करेगा? द्वार कोशिकाएं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम मतलब बीन के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में या ग्रास में, घास में द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती। कैसी होती है? डंबल के आकार की होती है। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियंत्रित करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए कौन उत्तरदायी है? गार्ड सेल। कौन उत्तरदायी है? गार्ड सेल। द्वार कोशिका उत्तरदायी है किसके लिए? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। तो मैं ये तो बोला कि गार्ड सेल के आसपास की कोशिकाएं जो है उन सबको हम क्या बोलेंगे? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र छिद्र, क्या बोल रहा हूं? रंध्र छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। स्टोमेटल एपरेटस, क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस में कौन कौन आता है? स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर आता है। कौन आता है इसके अंदर? स्टोमेटल पोर आ रहा है। स्टोमेटल पोर के साथ फिर कौन आता है? गार्ड सेल आती है, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल प्लस इसके साथ में कौन आता है? सहायक सब्सिडियरी सेल। कौन सी सेल है? सब्सिडियरी सेल। कौन सी सेल है? सब्सिडियरी सेल। मतलब स्टोमेटल एपरेटस मतलब रंध्रीय तंत्र। रंध्रीय तंत्र में कौन कौन आता है? स्टोमेटल पोर, रंध्र छिद्र, गार्ड सेल, द्वार कोशिका और कौन आती है? सब्सिडियरी सेल। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। ये यहाँ पर स्टोमेटा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। स्टोमेटा के बाद हम देख रहे हैं ये स्टोमेटा का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये बीन शेप्ड है, बीन के आकार की द्वार कोशिका है, इसमें ये रंध्र तंत्र दिया है। क्लोरोप्लास्ट से इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट को लेबल किया है। सहायक कोशिकाएं हैं और बाह्य त्वची कोशिकाएं। बाह्य त्वचा कोशिकाएं डंबल के आकार की, ग्रास के अंदर ये डंबल के आकार की और ये इसकी आंतरिक भित्ति मोटी है, ये वाली भित्ति मोटी है। ये कौन सी सेल है? ये
सब्सिडियरी सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है, ये गार्ड सेल है, और इसके बाहर ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल। इसमें क्या आ जाएगी, एपिडर्मल सेल, फिर दूसरी कौन सी है, एपिडर्मल सेल के बाद में सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल। सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल। चीजें क्लियर है। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं बाह्य त्वची उपांग। कौन आते हैं, बाह्य त्वची उपांग आते हैं। बाह्य त्वची उपांग में भी मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ, दो चीजें हैं। एक कौन सा आता, मूल रोम। क्या आते हैं, मूल रोम, जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। दूसरे आते हैं ट्राइकोम। कौन आता है, ट्राइकोम आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्राइकोम है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं रूट है, जो जड़ है, ये जड़ है, जड़ की एपिडर्मिस है। अच्छा, उसकी जो एपिडर्मिस की सेल, कौन सी सेल है, बाह्य त्वचा की सेल, इलोंगेटेड, लंबी हो जाती है और क्या बना लेती है, मूल रोम बना लेती। तो ये रूट हेयर है। ये क्या है, रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस है, जड़ की बाह्य त्वचा है, जड़ की क्या है, बाह्य त्वचा है। वैसे ही हम बात करें, ये स्टेम है, ये तना है, ये स्टेम है, ये तना है, तने की ये एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाओं पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, चीजें क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर, ये शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, शाखित भी हो सकता है और अशाखित। तो पहली चीज, मूल रोम कहाँ मिलते हैं, मूल रोम किस पर मिलते हैं, एपिडर्मिस पर, जड़ पर मिलते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकी। कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक कोशिकी होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकी। कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। एक कोशिकी है और एक कैसे हैं, बहुकोशिकी होते हैं। इनका जीवन काल कम होता है, शॉर्ट लाइफ होते हैं, कम होता है, इनका जीवन काल ज्यादा होता है। चीजें क्लियर है। ये मुलायम भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। ये जल अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा हूं, जल अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, और ये तने से जल की हानि को रोकते हैं। क्या करते हैं, तने से जल की हानि को रोकते हैं। कौन, ट्राइकोम। अब हम देख लेते हैं इनका। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में अनेक रोम मिलते हैं, बाह्य त्वचा अनेक रोम मिलते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकी दीर्घीकरण है। मतलब जो मूल रोम है, बाह्य त्वचा की कोशिका इलोंगेट हो गई, लंबी हो गई, और उन्हें क्या बना लिया, मूल रोम बना लिया, जो जल और खनिजों के अवशोषण के लिए सहायक होती है। जल और खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल का क्या हो, अवशोषण। अच्छा, एक पॉइंट और पूछते हैं कि ये जो है, ये जो मूल रोम है, जड़ में कहाँ पाए जाते हैं। तो मूल रोम जड़ में परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे हमें, परिपक्वन क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो अच्छा, दूसरा है ट्राइकोम, तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वची रोम, त्वचा रोम ट्राइकोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्राइकोम कहलाते हैं। कहाँ मिलेंगे, प्ररोतंत्र में। प्ररोतंत्र में ये त्वचा रोम बहुकोशिकी होते हैं। कैसे हो सकते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, शाखित होते हैं, अशाखित हो सकते हैं। शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी प्रकृति, सिक्रीशन करने वाले भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि को रोकते हैं। क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि है उसको रोकते हैं। एक बार मैं और बता रहा हूं आपको, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये रूट जड़ है, जड़ की बाह्य त्वचा है, जड़ की बाह्य त्वचा की कोशिका लंबी हो गई, जिनने मूल रोम बना लिया। मूल रोम एक कोशिकी होते हैं और एपिडर्मिस की बाह्य त्वचा की कोशिका के इलोंगेशन से बनते हैं। जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं और जीवन काल कम होता है। जल तथा खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। दूसरा कौन है, ट्राइकोम है या त्वचा रोम है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तने पर या प्ररोतंत्र पर पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकी होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं और कड़क भी हो सकते हैं, स्रावी प्रकृति के भी हो सकते हैं, श्रावण भी कर सकते हैं। ये क्या काम करते हैं, तने से जल की हानि को रोकते हैं। तने से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको ये रोकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कौन सा बाह्य त्वची ऊतक तंत्र फिनिश हो जाता है। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र के बाद हमारा कौन सा आता है, भरण ऊतक तंत्र। प्लांट में पादप का जो शरीर है उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तीनों से बना होगा। तीनों मतलब कौन, पैरेन्काइमा। किससे बना होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा। और किससे बना होगा, कोलेनकाइमा से बना है। किससे बना है, कोलेनकाइमा है। पैरेन्काइमा से बना होगा। और किससे बना होगा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, तीनों चीजें होगी। पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन आता है, स्क्लेरेन्काइमा है। कौन सी है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो तीनों चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, मतलब भरण ऊतक तंत्र किससे बना है, तीन चीजों से मिलकर बना। कौन कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चीजें क्लियर। इनमें भी सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे कि पादप में सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता, कौन सा ऊतक तंत्र बनाता, तो क्या बोलोगे, भरण ऊतक तंत्र बनाता। और भरण ऊतक तंत्र में भी सबसे ज्यादा कौन है, पैरेन्काइमा। कौन है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, तो इसके अंदर लिखा है बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। बाह्य त्वची तंत्र है और वस्कुलर संवहन ऊतक तंत्र को छोड़कर जो भी भाग है सब क्या है, भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र सरल ऊतक से बना है, सरल ऊतक से बना है, सिंपल ऊतक है, सरल ऊतक से बना है। सरल ऊतक मतलब ऐसा ऊतक जिसमें एक प्रकार की ही कोशिका हो, है ना। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आती है। और इनमें भी सबसे ज्यादा कौन है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में, वलकुट में, है ना, कॉर्टेक्स के अंदर होती है। फिर कहाँ मिलेगी, परिरंभ में, पेरीसाइकल में, परिरंभ में मिलेगी। और इसके अलावा कहाँ मिलेगी, पित्त में, पित्त भी इसी का बना होता। और कहाँ पर मिलेगी, मज्जा किरणें, मज्जा किरणें भी इसी की बनी होंगी। और ये सब मज्जा किरण, है ना, में बनी होती है। जो भरण ऊतक तंत्र पत्ती, अच्छा ये किसके अंदर है, जड़ के अंदर, प्राथमिक तने और जड़ में, या प्राथमिक तने दिए, प्राथमिक तने में, कहां पर, प्राथमिक तने में। अच्छा अब मैं बोलूंगा प्राथमिक तना, तो बोले यार प्राथमिक तना क्या है और द्वितीयक तना क्या है। देखो प्राथमिक तने की बात करें तो हमने आम का पेड़ तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। आम के पेड़ में आप देखोगी जो तना होता है, एक तना ब्राउन कलर का होता है, जो ब्राउन कलर का वो पुराना है, ओल्ड है। लेकिन जहां पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती है, वो तना हरा होता है। वो जो हरा तना है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी प्राथमिक तना, क्या बोलेंगे उसको, प्राथमिक तना। उस हरे तने को अगर आप मोड़ दोगे तो वो बैंड हो जाएगा, छोड़ दोगे वापस जैसा वैसा हो जाएगा। लेकिन जो ब्राउन है उसको अगर आप मोड़ोगे तो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं वो, है तो उसको हम द्वितीयक बोलेंगे। तो प्राथमिक तना है। चीजें क्लियर है। तो प्राथमिक तने में, प्राथमिक तने में कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त, मज्जा किरणें, ये सब काय की बनी है, पैरेन्काइमा की बनी। और इसके बाद बात करें पत्ती में भी, पत्ती में बात करें तो पत्ती में अगर हम बात करते तो मीजोफिल सेल, कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल, ये लिखा है मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक कोशिका। कौन सी है, पर्ण मध्योतक कोशिका। पत्ती की जो पर्ण मध्योतक कोशिका है वो भी इसी की बनी होती। तो देख लो पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं, इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सरल ऊतक का बना होता है। सरल ऊतक में कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। पैरेन्काइमा प्राथमिक तने में क्या क्या बनाती, कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त, मज्जा किरणें। और इसके अलावा पत्तियों में जो पर्ण मध्योतक कोशिका है वो भी काय की बनी है, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा ऊतक तंत्र खत्म हो जाता है, भरण ऊतक तंत्र यहाँ पर फिनिश हो जाता है। भरण ऊतक तंत्र के बाद में लास्ट कौन सा आता है, संवहनी ऊतक तंत्र। कौन सा है, संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र में बात करें, है ना, तो वास्कुलर बंडल है, क्या है, वास्कुलर बंडल है ना। अच्छा तो ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है, कौन सा है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को ही जटिल ऊतक तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जटिल ऊतक तंत्र। क्या नाम है इसका, जटिल ऊतक तंत्र नाम है ना। तो दूसरा नाम इसका याद रखना जटिल ऊतक तंत्र है।
जटिल ऊतक तंत्र के अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। कौन आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जटिल ऊतक तंत्र के अंदर कौन आ रहा है? जाइलम आता है। और कौन आता है? फ्लोएम इसके अंदर आता है ना। जटिल ऊतक तंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो, संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल वास्कुलर मंडल बनाते हैं। तो मतलब इस जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वास्कुलर बंडल। क्या बनाते हैं? वास्कुलर बंडल। संवहन पुल। क्या बनाते हैं? संवहन पुल। चीजें क्लियर है? अब संवहन पुल की बात करें, ये वास्कुलर बंडल बनाते हैं। चीजें क्लियर है? वास्कुलर बंडल की बात करें तो वास्कुलर बंडल में बात करें तो दो टाइप के वास्कुलर बंडल होते हैं। रेडियल, जिसको बोलते हैं अरीय। क्या बोलते हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल। कौन सा वास्कुलर बंडल है? कौन सा वास्कुलर बंडल है ना? तो कौन सा है? एक होता है रेडियल वास्कुलर बंडल। रेडियल वास्कुलर बंडल, ये वाला वास्कुलर बंडल कौन सा है? रेडियल वास्कुलर बंडल है। दूसरा कौन सा होता? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल दो टाइप का होता, खुला ओपन और बंद क्लोज। बंद होता है, क्लोज। तो मतलब वास्कुलर बंडल कितने टाइप के? दो टाइप के। रेडियल, रेडियल को बोलते हैं अरीय वास्कुलर बंडल। यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा है, ये अरीय, अरीय वास्कुलर बंडल बोलते हैं, अरीय। रेडियल को हम क्या बोलेंगे? अरीय, अरीय वास्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट को हम बोलेंगे संयुक्त। क्या बोलते हैं? संयुक्त वास्कुलर बंडल। संयुक्त वास्कुलर बंडल है। चीजें क्लियर? अब हम एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, है ना। ये वास्कुलर बंडल है, ये रूट के अंदर जितनी भी जड़ें हैं, सारी जितनी भी जड़ें हैं, सभी जड़ों में कौन सा मिलता है? रेडियल वास्कुलर बंडल। रेडियल वास्कुलर बंडल की अगर बात करें तो जो रेडियल वास्कुलर बंडल है, इसमें ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। चीजें क्लियर है? तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है? अलग अलग त्रिज्या पर, डिफरेंट रेडियस पर होते हैं। अलग अलग त्रिज्या पर देख लो, जाइलम है तो दूसरी अलग त्रिज्या पर फ्लोएम है। नहीं सॉरी, ये फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है। मतलब रेडियल वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम भिन्न त्रिज्या, अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में। जितने भी जड़ें हैं, मतलब एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादपों की जड़ें, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजों की जड़ें, उसमें भी पाया जाता है। इवन जो फर्न है, फर्न के अंदर भी ये पाया जाता है। चीजें क्लियर? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, एकांतर है, एक के बाद एक के बाद एक भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, ऐसे बंडल को अरीय बंडल कहते हैं। ये मूल में मिलता है। ये किसके अंदर मिलता है? जड़ों के अंदर मिलता है ना, संयुक्त बंडल में। अच्छा, फिर इसके बाद में जो संयुक्त बंडल है, संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम कैसे रहते हैं? एक ही त्रिज्या पर। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तना है, तने का हमने काटा है और तने की एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के यहाँ पर अगर बात करें तो ये वास्कुलर बंडल ऐसे लगे रहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर वास्कुलर बंडल यहाँ पर क्या है? लगे रहते हैं। और इन वास्कुलर बंडल के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन वास्कुलर बंडल में यहाँ पर हमें कैम्बियम मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पर कैम्बियम मिलता है। तो ये कैम्बियम है ना। यहाँ पर ये कैम्बियम बना हुआ, तो ये कैम्बियम है ना। यहाँ पर ये कैम्बियम बना है और इस कैम्बियम के नीचे हमें जाइलम फ्लोएम सब मिलेगा। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो यहाँ पर ये कैम्बियम की लेयर है, ये कैम्बियम है ना। तो ये तो देखो, तो संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। यहाँ पर नीचे जाइलम है, ये जाइलम और ये फ्लोएम है ना। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, नीचे ये जो मैं एक्स बना रहा हूँ, ये एक्स क्या है? जाइलम है। और ये जो एक्स के ऊपर अगर हम बात करें, इसके ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो पी बना रहा हूँ, ये जो पी बन रहा है, ये पी फ्लोएम है, पी फ्लोएम है। तो इसके अंदर क्या होगा? फ्लोएम, जाइलम, बीच में कैम्बियम। चीजें क्लियर है? तो ये फ्लोएम, जाइलम, बीच में कैम्बियम, यहाँ पर बीच में कैम्बियम। जिनमें कैम्बियम होता है उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त बंडल मिलते हैं, संयुक्त बंडल मिलते हैं। प्राय फ्लोएम
बाहर की तरफ स्थित होता है, ये फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर की तरफ स्थित है। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पर देख लें, यहाँ की लाइन, द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलता है। इनके बीच में क्या होता है? कैम्बियम। तो द्विबीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। कैम्बियम होने से द्वितीयक वृद्धि होती है। ऐसे संवहनी मंडलों में कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम बनाते रहते हैं। ये जो कैम्बियम है, ये जो कैम्बियम है यहाँ पर, ये कैम्बियम विभाजित होगा। जब ये कैम्बियम विभाजित होगा तो ये बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। जो बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है उसको द्वितीयक फ्लोएम बोलते हैं। अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा और अंदर की तरफ जो जाइलम बनाएगा उसको द्वितीयक जाइलम कहते हैं। और ऐसे मंडल को खुला संवहन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला संवहन मंडल। ये खुला संवहन कॉन्जॉइंट जो खुले वाला है, ये डायकॉट स्टेम में मिलेगा, द्विबीजपत्री तने में, डायकॉट के तने में। चीजें क्लियर है? दूसरा हम बात करें, एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता। एक बीजपत्री पादपों में नहीं होता क्योंकि वे द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते। अब वो द्वितीयक उत्तक बनाए, कैम्बियम नहीं है इसलिए द्वितीयक उत्तक नहीं बनाएंगे, इसलिए इन्हें बंद संवहन मंडल कहते हैं। मोनोकॉट स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे? मोनोकॉट स्ट्रिंग। एक बीजपत्री तने में, मोनोकॉट स्ट्रिंग में, एक बीजपत्री तने में। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर? तो यहां पर बात करूं, ये किसके अंदर मिलेगा? जड़ों में। ये किसके अंदर मिलेगा? एक बीजपत्री, एक बीजपत्री तने में। कहाँ मिलेगा? एक बीजपत्री तने में मिल जाएगा। ये कहाँ मिल जाएगा? द्विबीजपत्री तने में, है ना? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री तने में मिलेगा। एक बात और, एक बीजपत्री तने में मिलता और पत्तियों में। और किसके अंदर मिलता है? पत्तियों में। किसकी? आवृत बीजी। आवृत बीजी की बात कर रहे हैं, आवृत बीजी, है ना? आवृत बीजी पादपों की पत्तियों में भी मिलेगा और एक बीजपत्री तने में मिलेगा। ये द्विबीजपत्री तने में मिलेगा और ये जड़ में, जड़ सब में, सारी जड़ों में। एक बीजपत्री की जड़, द्विबीजपत्री की जड़ और जिम्नोस्पर्म की जड़, उनमें सब में मिलेगा। चीजें क्लियर? तो यहाँ पर ऊतक तंत्र फिनिश हो गया। ऊतक तंत्र में हमने तीनों देख लिया था, बाह्यत्वची ऊतक तंत्र, भ्रूण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। नेक्स्ट उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।